जब हम यमुना को सोचते हैं ना तो एक सच्चा आर्टिस्ट आता है। मैं अक्सर स्क्रीन प्ले की डिस्क्रिप्शन में मैं एक बात लिख रही होती थी, इन बातों का ख्याल रखिएगा कि मेरा कैरेक्टर जो है वो हरगिज भी लिपस्टिक लगा के नहीं सोता। एक नॉर्मल घरेलू आम सी सादा सी लड़की है। जब दीपक का नाम सामने आया तो मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सुथरा आदमी है, ये कैसे करेगा। लेकिन मुझे उन्होंने चौंकाया, सरप्राइज किया और बहुत कमाल कर गए। और समझ लेंगे इंडस्ट्री को एक नया विलन मिल गया, एक नया कैरेक्टर एक्टर मिल गया। मैं अमार के बारे में एक बात कहती थी, ये वो कैरेक्टर है जो कैरेक्टर्स को भी रुलाएगा और जो ऑडियंस को भी रुलाएगा। इस वक्त हमारा ड्रामा इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और इंडियंस डायरेक्टर्स ने बाकायदा कॉल करके पूछा इतनी बड़ी कहानी ये 25-26 एपिसोड में कैसे लिख लेते हैं। जब हम लिख रहे थे या जब हम ये चीजें हो रही थी तो उस वक्त इतनी तवक्को नहीं थी। दो तीन जो मेन इशू थे जो हमने इस ड्रामे के जरिए कि एक तो ये कि हम बात कर रहे थे कि बेवा की शादी, और सिर्फ बेवा की नहीं, कि वो औरतें जो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई हैं कि जहां पर आप उनके लिए जिंदगी का मकसद खत्म कर देते हैं, आप एक सिलसिला रोक देते हैं, आप कहते हैं कि बस अब तुम्हें आगे जीने का कोई हक नहीं है। तो एक ये पैगाम कि आपने सोसाइटी को ना इस डिप्रेशन से निकालना है। जिंदगी कहीं भी कभी भी शुरू की जा सकती है और बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू की जा सकती है। और फिर उम्र के इस हिस्से में कि जहां पर मर्द हो या औरत हो, दोनों को एक साथी की जरूरत है, क्योंकि आपको ना असल में जो ये एज है इसमें एक सहारा चाहिए होता है। आप यूं समझ लें कि वो इमोशनली भी और मेंटली। तो ये एक मैसेज मेरे जहन में था। मतलब जब ये कहानी शुरू की थी तो चूंकि माँ बेटी का एक ताल्लुक, एक मोहब्बत, एक रिश्ता, और फिर उसमें बेटी जो है, हम जो वो बात कर रहे होते हैं कि जब माँ बाप आपकी बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो बिल्कुल आप उनके साथ वही सलूक करें कि जैसे कि उन्होंने बचपन में आपके साथ किया था। तो कहीं ना कहीं ये वही कहानी, ये वही एक सोच कि बिल्कुल वो अब बेटी जो है अपनी माँ के बारे में ऐसा ही सोच रही है और वो ये समझती है कि मेरी माँ की जिंदगी जो है वो बदलनी चाहिए। उसने बहुत मशक्कत झेल ली। क्योंकि जब हम यमुना को सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ शफाफ एक सच्चा आर्टिस्ट आता है, जिसको ना किसी तामझाम की जरूरत नहीं होती है अपने आप को दिखाने के लिए। वो जैसा है वो वैसा दिखता है, और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो किरदार को ओढ़ पहन लेता है, वो किरदार में ढल जाता है। तो यमुना की जो ये क्वालिटी थी, तो मुझे मतलब जब मैं ये कैरेक्टर लिख भी रही होती थी तो मैं अक्सर स्क्रीन प्ले की डिस्क्रिप्शन में मैं एक बात लिख रही होती थी कि बराए मेहरबानी यहाँ पर हीरोइन के जो बाल हैं वो ऐसे बंधे हुए होंगे, यहाँ पर उसके बालों में कोई कर्ल और कोई स्ट्रेटनर नहीं लगा हुआ होगा, यहाँ पर उसके चेहरे पे किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं होगा। मतलब ये मैं सारी चीजें जो है वो कभी कभी स्क्रीन प्ले में, और मैं डायरेक्टर नोट और वो एक फनी सा मैं आइकन भी बनाती थी कि भाई जरा इन बातों का ख्याल रखिएगा कि मेरा कैरेक्टर जो है वो हरगिज भी लिपस्टिक लगा के नहीं सोता, मेकअप करके नहीं सोता। एक नॉर्मल घरेलू आम सी सादा सी लड़की है। और मैंने 2-3 फोरम पे ये बात की कि देखिए नशवा का कैरेक्टर जो है वो सुपर वुमेन नहीं है, वो वाली हीरोइन नहीं है जो हमारी सिंड्रेला की और रैपुंज़ल की और इसकी कहानियों में होती है। वो फेरी टेल्स की कहानियों वाली हीरोइन नहीं है भाई, वो हमारी जिंदगी का, हमारे हम में से है। वो मैं हूँ, वो आप हैं, वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी कजिन है, मतलब वो हम सब में से है, हमारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसके अंदर है। और प्लस ये कि जो हमने उसमें यूथ को दिखाया, एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हुई, एक करियर की बात हुई कि लड़कियों को भी इसी तरह से करियर देना चाहिए जैसे कि आप लड़कों के बारे में सोचते हो। प्लस जो अमार का कैरेक्टर था जो इस पूरे सीरियल को ड्राइव कर रहा था कि तरबियत जो माँ बाप देते हैं औलाद को वही वो वापस लौटाती है। आपकी जो तरबियत है, और फिर वही बात है कि जो आपकी नेचर जो आ रही है आगे आपके बच्चों में, तो कहीं ना कहीं वो पलट के आपके पास वापस आएगा। अब अमार जिस डगर पे चल निकला, जिस तरह की चीजें उसने जिंदगी में की या वो आगे करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब के पीछे तरबियत और फितरत दोनों चीजें हाय। फितरत जो उसे दादी से लेकर बाप तक मिलती गई, और तरबियत
जो सपोर्ट की सूरत में या शह की सूरत में या बाप का जो एक कंपैरिजन, स्पेशली कंपैरिजन वाला रवैया ना, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आपने उस औलाद की जो तरबियत की या आपने जो उसको डीमोटिवेट किया, आपने जो उसकी मोरल वैल्यूज को बार बार ब्रेक किया, तो यहाँ से जाके फिर वो एक ऐसा फ्रस्ट्रेट कैरेक्टर बना कि जो पूरी पूरी मतलब जो पूरी नस्लों की बर्बादी का सबब बना और बन रहा है। चाहे वो बेनिश के कैरेक्टर में हम देखें, चाहे वो खुद उसकी अपनी जात में देखें, तो एक तरह से अमार की सूरत में हमें ये पता चला कि अगर आपकी तरबियत गलत होगी तो आपकी कई नस्लें जो है वो इसका बोझ उठाएंगी। असल में ना आपकी जिंदगी में कुछ कुछ आइडियल्स होते हैं। मैं अगर आज इस मुकाम पे हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, या मेरा ड्रामा पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है या डिस्कस हो रहा है, या मैं इससे पहले आप लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, या तो ये सारी अगर मैं सबके पीछे मैं सिर्फ एक ही नाम सोचूं तो इस ये सारे ख्वाब मेरे अब्बू के थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज्म पढूं, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं लिखूं, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़े न्यूज़पेपर में काम करूं, उनकी ख्वाहिश थी कि जब जियो आया तो मैं जियो में काम करूं। मतलब ये उनके ख्वाब थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब्बा बहुत प्रोग्रेसिव इंसान थे, वक्त से आगे की सोच रखने वाले। फिर एक हीरोइटिक पर्सनालिटी क्या होती है, वो जो बहुत केयरिंग होता है इंसान, वो जिससे सब मोहब्बत कर रहे होते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको याद करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले बेशुमार लोग उनकी इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी खूबियां मुझे बता रहे होते हैं कि मैं खुद सरप्राइज हो रही होती हूँ कि है ये बात ऐसे हुई थी, ये बात यूं हुई थी। तो जब इतनी सारी चीजें, इतनी बातें सुन के, फिर इतने सारे लोगों की मोहब्बतें जो मेरे अब्बा ने अपने जाने के बाद समेटी, तो मेरे जहन में ना हमेशा जो पर्सनालिटी, जो रोमांस के लिए जो एक कैरेक्टर बना, वो ये बना कि हाँ, ये होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद भी वो मोहब्बतों में रहे। वो एम्पावर करने वाली बात जो वहां पर बुरहान कर रहा है नशवा को, और उसको समझा रहा है कि तुमने कैसे फूंक फूंक कर कदम रखना है, तुमने कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरह से, और जिंदगी से, मसाइल से, हालात से कैसे लड़ना है। तो वो सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो तरबियत हुई, जो मुझे बताया गया, जो सिखाया गया, वो मेरे अब्बू की तरफ से मुझे सिखाया गया। तो आपको पता है कि औरत की जिंदगी का जो पहला और आखिरी महबूब है वो बाप ही होता है। मुझे तो लिखने में 2 साल लगे। बनने का जो एक रिवायती प्रोसेस होता है वो साकिब ने उसको मीट कर लिया था। लेकिन बुनियादी तौर पे मतलब इस तरह के जो ड्रामे होते हैं, जो आप किसी कॉज को लेके लिख रहे होते हो, या जिसके अंदर आपने कोई सोच, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं होता, कोई सोच होती है, तो मुश्किल होता है उसको लिखना, या उसके लिए ना मूड को बनाना। सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को तैयार करना कि मैंने अब जाके ये एपिसोड या ये कैरेक्टर लिखना है। और कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इजी गो होती है, मतलब आप लेकर बैठे और आप आमद होती चली गई और आप लिखते चले गए। लेकिन यकीनन मतलब कर्जे जहाँ जैसी चीजें, या इस तरह के ड्रामे जिनके अंदर आप स्पेशली आप कोई इस तरह का मैसेज, आप जिसके अंदर रिसर्च भी इन्वॉल्व होती है, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन भी, फिर उसके ऊपर बार बार। सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरे साथ मेरी कंटेंट की टीम थी, हम टीवी की तरफ से, जिसके अंदर शैला जो थी, तो मेरी और उसकी बाकायदा डिबेट हर कैरेक्टर के ऊपर कि अगर ये इस तरह से करेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर ये जिंदगी में हमारे साथ हुआ होता तो इसका रिएक्शन क्या होता। तो ये बार बार की प्रैक्टिस थी कि जिसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते थे कि यस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आई थिंक इसमें खासी मेहनत भी लगी और खासा टाइम भी लगा। और सच्ची बात है कि जब हम लिख रहे थे या जब हम ये चीजें हो रही थी, तो उस वक्त इतनी तवक्को नहीं थी। एज राइटर, हर बंदा जो है, वो हर राइटर एक अपनी जो भी प्रोजेक्ट होता है बड़ी मोहब्बत से लिखता है, बड़ी मेहनत करता है उसके ऊपर, और उसको अपने हर कैरेक्टर से प्यार होता है। तो मुझे भी था। मैं अमार के बारे में एक बात कहती थी, इवन मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी ये बात कहती थी, मैंने कहा ये वो कैरेक्टर है जो रुलाएगा, जो कैरेक्टर्स को भी रुलाएगा और जो ऑडियंस को भी रुलाएगा।
हमने मुनाफिकत को कोई किरदार दिया, कहना कुछ है करना कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे फिर हमारे सामने किरदार होते हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमने ड्रामेटिक क्लासेस लेना होता है और किसी एक जगह पे आके उसको सम अप करना होता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जो जिस तरह से ये लिखा गया, जिस तरह से ये सोचा गया, जो सकीना आपा ने उसको अदा किया ना, जो किया उन्होंने, वो कमाल किया। मतलब उनके जो आंखों के इशारे और जो अबरू और जो वो चेहरे के एक्सप्रेशंस देती हैं, एग्जैक्टली ये मेरे माइंड में आते थे। जब मैं लिख रही होती थी तो मैं इतने ही बुरे मुंह बना रही होती थी डायलॉग लिखते हुए भी, और वो उन्होंने किया। तो ये कमाल तो खैर मतलब हमारे ये वाले जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो इसके अंदर, चाहे वो फैसल हूँ, चाहे वो सकीना आपा हूँ, चाहे वो दीपक हूँ, और सलमा, मतलब, और सबसे बड़ी बात ये कि बिस्मा, तो इन्होंने हक अदा किया। इन्होंने किरदारों को जिस तरह से अपने अंदर समो लिया और जिस मोहब्बत से इन्होंने अदा किया, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होती हूँ अपनी इस टीम की भी। ये कर्ज़े जहाँ को बनाने वाले ये सब लोग हैं, मतलब साकिब और साकिब की जो टीम, जो प्रोडक्शन टीम, फिर प्लस जो हमारे ये आर्टिस्ट। क्योंकि अगर शायद यहाँ सकीना आपा ना होती तो शायद वो क्रूअलिटी ना आ पाती इस कैरेक्टर की। प्यार का कैरेक्टर लिख रही थी तो मेरे जहन में ना कुछ इंडस्ट्री के आइकन कैरेक्टर इस तरह के, जो इससे पहले इस तरह का काम करते रहे, कुछ उस तरह की शक्लें बनती थी। जब दीपक का नाम सामने आया तो मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही रिफाइंड सा इंग्लिश आदमी है और स्टाइलिश आदमी है, तो ये बख्तियार कैसे बनेगा ना। लेकिन साकिब को क्रेडिट जाता है सारी चीजों का, जो डायरेक्टर है इसके, कि उन्होंने मुझे कहा आप बेफिक्र हो जाए। और फिर जब पहली बार दीपक को मैंने देखा स्क्रीन के ऊपर, जो उसका रफ टफ बोलने का स्टाइल और ये और वो, तो मुझे लगा ओ गॉड, ये तो बना बनाया बख्तियार है। इसने तो बिल्कुल बख्तियार को समझ लिया। और हालांकि खुद बख्तियार का कहना ये था, उन्होंने मुझे, जब वो मिले मुझसे सेट पे, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आपने बहुत मुश्किल उर्दू लिखी है। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है ये तो बहुत आसान उर्दू है। मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर मतलब एक जुमले की अदायगी होती है, और चूंकि मैं एक खास लहजे वाला बंदा लिख रही थी ना, बख्तियार है, बिल्डर है, फिर जिस तरह का उसके घर में रवैया है अपनी बीवी के साथ, बेटे के साथ, जो भी, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सुथरा आदमी है, ये कैसे करेगा। लेकिन मुझे उन्होंने चौंकाया, सरप्राइज किया और बहुत कमाल कर गए। और समझ लेंगे इंडस्ट्री को एक नया विलन मिल गया, एक नया कैरेक्टर एक्टर मिल गया। ये किस्मत की भी बात होती है। मतलब यहाँ पर अब हमारी यूं समझ लें कि जो इस सब जो एक टीम वर्क है, आपको पता है, जो एक प्रोडक्शन का वाहिद काम होता है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा अपना कुछ नहीं होता है, ये एक टीम वर्क है। अगर कहीं से कोई एक बंदा भी अपनी वो मेहनत या अपनी लगन जो है वो छोड़ देगा या मिस कर देगा, तो समझ लीजिए वो पूरा जो पिलर है वो हिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के साकिब की ये जो टीम थी और खुद साकिब जो थे, वो अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, उनकी जो एक अपनी खास मोहब्बत है और वो जो कारीगरी, मैं जिसको कहती हूँ, एक डायरेक्टर की कारीगरी जो है वो आपको कर्ज़े जा में देखने को मिलती है। जो एक फन है वो जो उन्होंने उसके जरिए अपना दिखाया है, तो वो इसके लिए तो वाकई में मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ। जब मैं जन्नत से निकाली हुई औरत मैंने लिखा था, तो इस तरह का एक वाकया मेरे सामने हुआ था और मैंने उस औरत की तकलीफ देखी थी, वो दर्द देखा था। और अगर आपने वो ड्रामा पूरा देखा हो तो उसके एंड में एक बड़ा अलग सा मैसेज था, और वो ये था कि अब्बा आपने मुझे जहेज तो दिया, आपने मेरी शादी पे इतना खर्चा किया, आपने सबको खाना खिलाया, सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा दिया होता तो आज मैं दरबदर की ठोकरें ना खा रही होती और मेरे जो कदम हैं वो अपनी जमीन पर मजबूत होते और मेरे सर पे मेरी अपनी छत होती। तो जो आपको इस्लाम ने एक तालीम दी है, या आपने इस्लाम ने जो आपको पाबंद किया है कि वरासत में या तरके में जो बेटियों का हिस्सा है, जिसको हमारी सोसाइटी में कभी कंसिडर किया ही नहीं जाता, तो मैंने, आप समझ लें कि उस वक्त इस वाले मौजू को सामने रखा था कि इसे होना चाहिए। और चूंकि मैंने शायद एक ऐसी किसी खातून की नजरी देखी थी। दूसरा ये था कि थोड़ा सा ये हुआ मेरे साथ कि मैंने जब भी कोई कहानी सोची या लिखी
या इवन नॉवेल में भी, तो मेरे सामने ना कुछ रियल कैरेक्टर्स थे और वो इंस्पिरेशन मुझे वो रियल कैरेक्टर्स से ही मिली। और मेरा ये भी मान, सबसे मुश्किल काम जिंदगी का सच लिखना है। फिक्शन को लिखते हुए आपको, जिसको कहते हैं ना, आपको खून थूकने की जरूरत नहीं है, आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप जिंदगी की सच्चाई लिखते हो और आप सच कहानी लिखते हो, तो आपको ना सबसे पहले अपने अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए। और फिर उसके पीछे एक कॉज यकीनन होता है, एक उसका जो पर्पस होता है वो ये जरूर होता है कि आप अगर ये कलम उठा रहे हो तो आपके सामने पूरी एक जनरेशन है जो आपकी चीजें देखेगी या पढ़ेगी, तो आप उनको मैसेज क्या दे रहे हैं। तो कुछ चीजें डेलिबरेटली हुई हैं मेरी तरफ से कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जब भी ड्रामा लिखूं तो उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज हो और कोई ना कोई मकसद हो। मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए काम ना करूं। और शायद फिर वही चीज के कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसे हादसात, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे आसपास होती रहीं और उनका असर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी रिपोर्टर के साथ बैठते थे तो अगर वो कोई कहानी सुना रहा होता था तो उससे भी पूरा एक ड्रामा बन रहा होता था दिमाग में, ओ यस, ये यूं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की जो प्रैक्टिस रही, शायद उसने मुझे इस तरह के ड्रामों पे लगाया। बुनियादी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना डॉक्यूमेंट्री का खप्त बहुत था। मेरा दिल चाहता था कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करती रहूं हमेशा। तो शायद वो चीजें जो है वो ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री का वो जो कॉम्बिनेशन की सूरत में कि कोई ना कोई पैगाम, वो सारे ऑडियंस जो इतनी मोहब्बतों के साथ कर्ज़े जहाँ देख रहे हैं, इस पे बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखने का हक है वो पूरा हुआ। कि कर्ज़े जहाँ की सक्सेस में जाहिर है कि जो साकिब है इसके डायरेक्टर, फिर उनकी टीम, फिर स्पेशली हम टीवी, आपको पता है कि रिस्क लेने वाले जो ड्रामे हैं वो आप इस चैनल से देख रहे होते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो टीम है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कर्ज़े जहाँ की सक्सेस में और कर्ज़े जहाँ के बनाने में, क्योंकि मुश्किल होता है इस तरह के सब्जेक्ट पे हाथ डालना और इस तरह की स्पेशली जिनको हम स्टिग्मा कहते हैं, टैबूज कहते हैं, उन पे बात करना, उन पे काम करना। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की भी खिदमत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो आर्ट और ड्रामे को जिंदा रखने की जो कोशिश उन्होंने की भी है, तो उसमें वो अगर कामयाब हो रहे हैं तो ये हमारे ड्रामे के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत खुशनुमा बात है। और इस वक्त हमारा ड्रामा इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और इंडियंस डायरेक्टर्स ने बाकायदा कॉल करके पूछा, आइडिया पे बात की। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बड़ा मजे का सवाल ये होता है कि यार आप लोग इतनी बड़ी कहानी ये 25-26 एपिसोड में कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी तो कहानी 25-26 में शुरू होती है ना। तो वो सबसे ज्यादा सरप्राइज होती है, इतने सारे इश्यूज, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी वैरायटी आप सिर्फ इतनी एपिसोड में कैसे दिखा देते हैं। तो बहुत अच्छे एक दो डायरेक्टर्स के साथ मेरी बल्कि इवन बातचीत चल रही है। देखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा देखा जा रहा है। इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है इस वक्त हमारे लिए। हमारे ड्रामे की कामयाबी है ये, इस वक्त जो हमारा जो टीवी मीडियम है ना, ये इसकी कामयाबी है।